कंसेप्ट क्या क्या है। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैंने पहले इस प्रीवियस लेक्चर में किया था। सेकेंड हम लोग देखते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या है कि जो भी एंट्री होता है वो हम लोग मनी के वैल्यू टर्म में हम लोग उसको मेजर करते हैं। क्योंकि अगर जो भी एंट्री ट्रांजेक्शन है, जो भी हम लोग उसको बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जो मॉनेटरी वैल्यू जिसका उसी का करेंगे, जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसका हम लोग नहीं करेंगे। तो जैसे हमने कोई गुड्स परचेज किया, उसका श्योरली कुछ वैल्यू होगा, तो वैल्यू का करना है। और दूसरा क्या, हम लोग उसका क्वांटिटी का नहीं करते हैं इसमें। अगर जो जो क्वालिटेटिव है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि ह्यूमन का बिहेवियर है, ह्यूमन की कैपेबिलिटी है, उसका हम लोग अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो मनी में जिसका वैल्यू है उसी को मेजरमेंट करना है। तो द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money, such as sale of goods or payment of expenses or receipt of income. Sale of goods, payments of expense और receipt of income. तो जो मनी वैल्यू जिसका है हम लोग उसी करेंगे। आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल सच ट्रांजेक्शंस और हैपनिंग्स which कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन monetary term. फॉर एग्जाम्पल द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर को अपॉइंटमेंट करना है, उसमें कोई monetary term है नहीं। मैनेजर की जब सैलरी होगी, मैनेजर छोड़ के जाएंगे, फुल एंड फाइनल पेमेंट होगा, जिसे उसको ग्रेच्युटी का बोनस का पेमेंट होगा, तो उसका करेंगे क्योंकि monetary term है। लेकिन जस्ट अपॉइंटमेंट का अकाउंटिंग एंट्री कुछ नहीं होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटी ऑफ इट्स ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी से कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, इस चूँकि मॉनेटरी टर्म में नहीं है, इसलिए हम लोग इसका एंट्री नहीं लेते, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट इज दैट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन आर टू बी केप्ट नॉट इन अ फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट मैंने बताया कि जैसे सेल ऑफ गुड्स है तो उसमें कितना यूनिट हमने किया उसका कोई जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखते हैं अकाउंटिंग में, बस वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में और on a particular day have a factory on a piece of land measuring 2 acre, 2 एकड़ की पीस ऑफ लैंड में उसका फैक्ट्री है, ऑफिस बिल्डिंग कंटेनिंग 10 रूम्स, 30 पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह जो भी है, तो इसका हम लोग नहीं रखते हैं। इसका अलग से रजिस्टर रहता है, इसमें बिल्डिंग का रहता है, फिक्स एसेट का रहता है, बट अकाउंटिंग में हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं उसमें इसका का नहीं रहता है। तो यही है जो इसका मॉनेटरी वैल्यू है उसी का हम लोग मॉनेटरी कंसेप्ट में यही बोलता है, जिसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म में है उसी का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी मॉनेटरी टर्म में नहीं है उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें क्या बोलता है कि ये प्रिजम्पशन रहता है कि जो बिजनेस है वो चलता रहेगा मतलब लॉन्ग टर्म में, ये नहीं है कि इसी साल के लिए, इसी महीने के लिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि जो बिजनेस यूनिट है, बिजनेस यूनिट है, वो जिंदा रहेगा और कंटिन्यू रनिंग करेगा। जैसे आपका रिलायंस है, डाटा है, ये नहीं है कि कमिंग 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर में क्लोज हो जाएगा, वो चलता रहेगा आगे तक, कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर उसका बिजनेस रनिंग रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जितना कोई मेजर एक्सपेंस है जो कि जिसका बेनिफिट कई सालों में आएगा, तो उसको इस साल में जितना प्रोपोर्शनेटली इस साल में बेनिफिट आएगा उतना ही इस साल हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रिमेनिंग जैसे कोई भी गुडविल है या कोई हम लोग ने कोई नो हाउ लिया है जिसका बेनिफिट में 5 साल में आएगा, तो उसको हम जो डिवाइड करके 5 साल में 1 ईयर का जितना एक्सपेंस होगा वही पर्टिकुलर ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि हमें पता है गोइंग कंसर्न है, मतलब अगले साल भी कंटिन्यू चलेगा, प्रिजम्पशन है कि उसके अगले साल भी चलेगा, तो जिस साल जितना हमें बेनिफिट मिलेगा, जितना उसका वैल्यू को उतना रिकॉर्ड करेंगे। तो यही बोलता द कंसर्न ऑफ गोइंग, द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इंडेफिनिटली। वही है, कंटिन्यू ऑपरेशन इंडेफिनिटली, मतलब उसका कंसर्न चलता रहेगा, कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इंडेफिनिटली फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फॉरसीबल फ्यूचर। मतलब अभी फ्यूचर में इमीडिएटली कोई लिक्विडेशन का इसका प्रोसेस नहीं होने वाला है। दिस इज इम्पोर्टेंट एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एज इट्स प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन बैलेंस शीट। इसी कंसेप्ट के अंदर हम लोग जो है ना एसेट को जो है उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं कि मतलब ये मेरा एजेंडेड बैलेंस है और अगले साल इसको हम यूज़ करेंगे, फिर अगले साल क्या बैलेंस आएगा वो ईयर आफ्टर ईयर शो करते हैं।
और जितना इस साल में डेप्रिसिएशन यूज हुआ है उतना हम बस लेस करते हैं उस साल का। एग्जाम्पल में देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल देते हैं। एन एसेट में भी डिफाइंड एज ए बंडल ऑफ सर्विस, मतलब एक एसेट क्या बंडल ऑफ सर्विस है, बहुत सारा सर्विस में उसे प्रोवाइड कर सकते हैं एसेट के थ्रू। व्हेन वी परचेज एसेट फॉर एग्जांपल ए पर्सनल कंप्यूटर फॉर सम ऑफ 50,000, व्हाट वी आर बाइंग रियली इज द सर्विस ऑफ द कंप्यूटर दैट वी सेल गेटिंग ओवर इट्स एस्टिमेट लाइफ ऑफ स्पैन। मतलब बोलता है हमें, मैंने 50,000 मैंने कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर से हमें क्या, हमें सर्विस मिलेगा, उसका हम यूज़ करेंगे, यानी वो हमें सर्विस दे रहा है और उसकी सपोज लाइफ 5 साल है तो 5 साल तक वो चलेगा, गोइंग कंसर्न यही बोलता है। तो इट विल नॉट बी फेयर टू चार्ज, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस साल खरीदा तो इस साल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें, क्योंकि उसका वैल्यू कितना, लाइफ है 5 साल, तो उसका जो 5 से डिवाइड करके 1 ईयर का आता है 10,000, मतलब 50,000 उसकी वैल्यू है और उसकी लाइफ है कितनी, 5 साल। तो 50,000 उसका वैल्यू है, उसको डिवाइड करोगे 5 से, जीरो यहाँ और डाल देता हूँ, तो पर ईयर कितना होगा 10,000। इतना ही पीएनएल में मुझे डालना है, ठीक है। अगर पता चला हम एक ही साल मैंने डाल दिया फुल अमाउंट, अगर एक ही बार मैंने फुल अमाउंट पीएनएल में अगर हम डालते हैं तो हो सकता है उस साल मेरा टोटल इससे जो सर्विस मैंने प्रोवाइड किया, जो टोटल इनकम हुआ मेरा 30,000 ही था। तो ये 30,000 तो मेरा था उस साल में, जिस साल मैंने परचेज किया, टोटल मैंने एक्सपेंस में ही चार्ज कर दिया 50,000, तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, 20,000 उस साल शो करेगा। और फिर ये 20,000 का क्या होगा, लॉस हो जाएगा, शो करेगा, क्योंकि मैंने पूरा कैपिटल आइटम ही मैंने एक ही साल में पीएनएल में डाल दिया थी, लॉस हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 30,000 सपोज नेक्स्ट ईयर ही मेरा इनकम है, तो नेक्स्ट ईयर से 30,000 प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये मैचिंग कंसेप्ट भी नहीं सही से है, क्योंकि अगर एक साल तो मैं इसी ट्रांजेक्शन, जबकि यही 50,000 का कंप्यूटर है जो मुझे प्रत्येक साल 30,000 का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन चूंकि मैंने गलती से एक ही साल में से चार्ज कर दिया पूरे पीएनएल में, तो मेरा एक साल में लॉस हो गया फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर 30,000 प्रॉफिट दिखाया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 30,000 प्रॉफिट दिखाएगा। ये प्रॉपर नहीं है ना, देखने से इनजस्टिस लग रहा है, इसीलिए जितना उसका लाइफ है उतना साल में हम उसे चार्ज करते हैं पीएनएल में। उसके आगे आते हैं, क्या है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बोलता है अकाउंटिंग जो है ना, हमें एक पर्टिकुलर पीरियड का हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना होता है। जैसे हमें कंपनी एक्ट भी बताता है, कंपनी एक्ट में बोला गया है कि जो भी अकाउंटिंग होगी ना वो पर्टिकुलर एक फिक्स पीरियड का होगा। सपोज 1 ईयर का 12 मंथ का होता है, तो उसमें हमें थोड़ा रिलायबिलिटी होता है कि कभी भी हम जो हो सकता है कि हम जनवरी टू दिसंबर करें और या अप्रैल टू मार्च करें। तो मोस्टली जो कंपनी एक्ट हमें परमिट करता है अप्रैल टू मार्च ही करता है, और हमारा जो ITR और इनकम टैक्स रिटर्न भी जाता है तो हम अप्रैल टू मार्च के बेसिस पे इनकम कंसिडर करता है, इसलिए हमें अप्रैल टू मार्च 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट था, तो अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू द स्पेन ऑफ टाइम at the end of which financial statement of an enterprise are prepared। इसमें एक और क्या है कि जो कंपनी न्यू बनी है, सपोज अभी कोई दिसंबर में कंपनी बनी है, उसे फर्स्ट ईयर के लिए, केवल फर्स्ट ईयर के लिए रहता है कि आप जो अगर हाँ कोई दिसंबर में कोई कंपनी बनी है तो उसे फर्स्ट ईयर थोड़ा बेनिफिट दिया जाता है कि अब दिसंबर में बनी है और 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनाएगा, क्योंकि उसके कॉस्ट भी इनकर्ड होगा, न्यू है, उसको ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं है, अभी इनकम अर्न नहीं कर रहा, तो उसको रहता है कि हाँ नेक्स्ट ईयर आप एक्यूमुलेट करके बना लीजिए। तो फर्स्ट जो अकाउंट्स बनता है तो वो हो सकता है कि मोर देन 1 ईयर का हो, क्योंकि दिसंबर से लेके उस मार्च का नहीं, अगले मार्च का, यानी 1.25 ईयर हो गया, या ऐसे बोले 15 मंथ का बनाएगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो है फिर उसे 12 मंथ का ही फॉलो करना पड़ेगा। तो यही है, टू नो द वेदर इट हैज अर्न प्रॉफिट और लॉस, वो हम लोग क्यों आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शो करने के लिए, कितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। सच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट यूजर, जो हमारा
इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो कई सारे हमारे यूजर होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल से, जिससे दिखाना होता है, फिर उसके बेस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो यही बता रहा था कंपनीज एक्ट 2013 and the Income Tax Act requires that the income statement should be prepared annually. However, in case of certain situations, preparation of interim financial statement become necessary. For example, एक और दूसरा है, at the time of retirement of partner, पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, तो जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन तक का बनाना होता है। फिर जब रिटायर होने के बाद जो बनता है नेक्स्ट क्लोजिंग ईयर तक है। जैसे सपोज अक्टूबर में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमें मार्च से ले अप्रैल से लेके अक्टूबर तक बनाना पड़ेगा, फिर दूसरा रिटायर होने के बाद इन अक्टूबर से लेके फिर मार्च तक का बनेगा। तो वही बता रहा। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम 12 मंथ पीरियड अपार्ट फ्रॉम दीज कंपनीज whose share are listed on a stock exchange are required to publish quarterly result to ascertain the profitability and financial position at the end of every 3 month। बोलता है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है जिसका शेयर सिलेक्शन में स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड है, जिसका ट्रेड हो रहा है, उसे प्रत्येक क्वार्टरली अकाउंटिंग रिपोर्ट जो पब्लिश करना पड़ता है, क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है और उसे उसमें दिखाना पड़ता है, सभी को सबमिट करना पड़ता है। यही है कुछ इसमें देखते हैं। टेस्ट योर नॉलेज का, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में फर्स्ट में क्या चूज करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद व्हिच अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, क्योंकि पीरियड का ही बनाते हैं 12 महीने का। तो अकाउंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद व्हिच बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होगा इसका। उसके बाद चलते हैं when information about two different enterprises have been presented in a similar manner, the information exhibits the characteristic of verifiability, relevance, reliability। रिलायबिलिटी होना चाहिए, मैं रिलायबल है मतलब सिमिलर ही दे रहा था, एक ही जैसा है, रिलायबिलिटी हो सकता है। A concept that a business की enterprise will not be sold or liquidated। Going concern मतलब सेल नहीं होगा बिजनेस और बंद नहीं होगा, मतलब चलता रहेगा यानी गोइंग कंसर्न है, मतलब चलते ही रहेगा गोइंग कंसर्न। द प्राइमरी क्वांटिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर relevance and freedom from bias, reliability and comparability and consistency। यही होता, कंपेयर कर सकते हैं। the primary qualities that make accounting information useful for decision making। तो the primary qualities that make accounting information useful for decision making, relevance and freedom from bias। ये होगा नहीं, reliability and comparability and consistency। रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी यही होगा, रिलायबल और कंपेरेबल होना चाहिए जो कंपेयर कर सकते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ, इसमें बोलता है द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस। जो भी एसेट है ना उसे परचेज प्राइस पे लिखते हैं, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट भी इसको बोला जाता है। जिस दिन जिस रेट पे खरीदा उसी वैल्यू पे लिखना है, भले ही उसका लाइफ 5 साल के बाद हो सकता है उसका वैल्यू अप्रिशिएट हो गया ज़्यादा हो जाए, 50,000 मैंने खरीदा था 5 साल उसकी वैल्यू 1 लाख हो जाए, तो हमें 1 लाख ईयर बाई ईयर चेंज नहीं करना है, जितना में मैंने खरीदा था हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही उसे लिखना है, परचेज प्राइस पे ही उसे मेंशन करके रखना है। विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वैल्यू क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कोई भी एसेट है उसका क्या क्या आ सकता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना मैंने खरीदा, फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, फिर इंस्टॉलेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, यानी ट्रायल एक्सपेंसेस। ट्रायल एक्सपेंस यानी हमने कोई प्लांट खरीदा है जो कुछ बनाता है, बिस्किट बनाता है, तो जब वो सेट जितना खरीदा वो भी आएगा, फिर सेट को लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है, फिर उसको असेंबल इंस्टॉलेशन में मतलब
जब प्लिंथ बनाएगा, कुछ सरफेस एरिया बनाना है, इस पर उसको फिक्स करना है, तो वो भी कॉस्ट आएगा। फिर जो फर्स्ट टाइम उसको चलाते हैं ना, तो एक बार पहले टेस्ट रन करते हैं, जिसको ट्रायल एक्सपेंस बोलते हैं, ट्रायल रन। तो ट्रायल रन में जो खर्च आता है, इमीडिएटली उसको सेल तो होंगे नहीं, पता नहीं बिस्किट सही बनेगा या ख़राब बनेगा, तो या अगर उसको सेल भी हो तो लेस कर देते हैं, और ट्रायल रन एक्सपेंस कैपिटलाइज ही होता है फर्स्ट यूज में जो भी आता है। फिर उसके बाद अब फिक्स हो गया कि हाँ असेंबल हो गया, सही सही प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर उसके जो कॉस्ट आएगा वो हम P&L में चार्ज करेंगे। तो ट्रायल रन तक फर्स्ट टाइम जो चेक करते हैं, उस कॉस्ट तक को हम लोग ऐड करते हैं कैपिटल में ही। टू इलस्ट्रेट ऑन June 2005, an old plant was purchased for 50 lakh by Shiva Enterprises, which is into the purchase of manufacturing detergent powder. An amount of 10,000 क्या है spent on transportation, 50 लाख में खरीदा था, 10,000 ट्रांसपोर्टेशन आया, और इन एडिशन 15,000 स्पेंड ऑन रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट इनटू रनिंग पोजीशन, मतलब उसको रिपेयरिंग, कुछ उसको डिमोलिश करके कुछ बनाया होगा रनिंग के लिए। 25 ऑन इंस्टॉलेशन का 25,000, सबको ऐड करते जाना। द टोटल अमाउंट एट विच द प्लांट विल बी रिकॉर्डेड 10,000 जो है लाने का वो है, 15,000 से ब्रिंगिंग के लिए कुछ रिपेयर किया है, और 25, तो ये 50,000 हो गया, और 50 लाख 50,000 जो टोटल इसका प्राइस हो जाएगा। जो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट हिस्टोरिकल नेचर एज इट इज समथिंग, यहाँ लिखा है ना हिस्टोरिकल नेचर होता है, जो जिसने खरीदा था वही हिस्ट्री बन जाती है उसकी। तो मैंने 2005 में खरीदा था, उसमें जो प्राइस है वही 25 तक चलता रहेगा, वही 2050 तक भी वही चलता रहेगा, क्योंकि वो हिस्टोरिकल बेसिस पे ही होता है जिसने परचेज किया। विच हैज़ बीन paid on the date of acquisition and does not change year after year. For example, if a building has been purchased by a firm for 2.5 crore, the purchase price will remain the same for all years to come. ठीक है, तो यही इसका है कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट यही है। उसके बाद है डुअल एस्पेक्ट रेशियो। डुअल एस्पेक्ट रेशियो यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यही है। इसमें डुअल एस्पेक्ट में यही है डबल, कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी अकाउंटिंग एंट्री होगा, वो डबल एंट्री सिस्टम में होगा, उसका दो जगह इम्पैक्ट होगा। इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन has a dual or twofold effect, and should therefore be recorded at two places. In other words, at least two accounts will be involved in recording a transaction. This can be explained with the help of an example. Ram started a business by investing in some rupees 50 lakh. The amount of money brought in a Ram will result in an increase in the asset cash of business 50 लाख। यानी अगर राम ने 50 लाख कैश लगा के ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका दो एंट्री होगा, उसका दो पार्ट होगा। कैश हमारे पास आ जाएगा तो कैश बोल देंगे डेबिट, ठीक है। और टू, राम चूंकि ओनर हैं, ओनर से जो आता है वो क्या आता है, कैपिटल। स्टार्टिंग में जो आया कैपिटल, इधर तो आएगा नहीं, तो दो जगह हो जाएगा। एक तो कैश में इंक्रीज हो गया, फिर कैपिटल लायबिलिटी जो है मेरा वो भी इंक्रीज कर गया। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल to understand this point further. Suppose the firm purchase goods worth 10 lakh on cash, तो this will increase an asset। जैसे गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज में बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस है इसका, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और गया क्या हमारे पास, तो कैश चला गया, कैश क्रेडिट। तो ऐसे ही है, दो हमेशा क्या होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। यही सम इसका यही है, हमेशा डबल इफेक्ट होता है। यही क्वेश्चन है। टोटल एसेट इक्वल टू, देखेंगे टोटल एसेट साइज में क्या होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जितना एसेट है उसमें लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसमें आप देखेंगे, इसको कैपिटल को नेटवर्थ ही बोला था। अगर इसी को आप थोड़ा भी आपको
अलजेब्रा आता होगा तो एसेट यहाँ इक्वल टू है, यहाँ ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एसेट माइनस एसेट में माइनस लायबिलिटी कर देंगे, तो इधर क्या बच गया, कैपिटल। तो इसको भी नेटवर्थ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। बोलता है रेवेन्यू जब रियलाइज होगा ना तो हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। हियर राइजेज टू क्वेश्चन इन माइंड। फर्स्ट बोलता है इसमें पहले क्या बोला, जब रियलाइज हो, रियलाइज मतलब क्या, मतलब रियलाइज मतलब ये नहीं कि हम कैश उसे रिसीव कर लें या बैंक में रिसीव कर ले, मतलब कि असर्टेन हो गया कि हाँ या तो दे दिया या देगा, और उसकी लायबिलिटी हो गया कि देने का, और मेरा उसमें राइट्स हो गया लेने का, उसे रिसीव करने का, तो फिर हम उसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर सकते हैं। व्हेन द रेवेन्यू इज रियलाइज, लेट अस टेक फर्स्ट वन फर्स्ट। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइज। जैसे सेल ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं ना, तो उसमें हमारे रेवेन्यू का अराइज होता है। एंड यूज बाय अदर, सेकेंड है यूज बाय अदर्स ऑफ द एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज yielding interest, royalty and a dividend. Secondly, revenue is assumed to be realized when a legal rights to receive its arises. ठीक है। Secondly, revenue is assumed to be realized when a legal right to receive arises. बोलता है रेवेन्यू एज्यूम हो जाता है, मैंने बताया जैसे मैंने सेल किया और वो उन्होंने सेल एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न सेल्स रिटर्न भी नहीं हुई, तो भले पेमेंट उन्होंने नहीं किया, अभी बाद में करेगा, बट हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्योंकि हमें लीगल राइट जो है ना अराइज हो गया, लीगल राइट्स टू रिसीव इट अराइजेज। ठीक है। द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैज बीन रेंडर्ड। जैसे गुड्स सोल्ड हो गया, सर्विस रेंडर्ड हो गया, तो मेरा लायबिलिटी बन जाता है, सॉरी मेरा राइट्स बन जाता है, और मैं उससे रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ, भले मैं लेटर ऑन उसको इन कैश में रिसीव करूँ, बट हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। दस क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑन द डे ऑफ सेल। जैसे क्रेडिट सेल करेंगे तो डे ऑफ सेल ही उसे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जिस दिन हमें कैश मिलेगा। नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर as for the income such as rent, commission, interest, etc. These are recognized on time basis. For example, rent for the month of March 2017, even if recorded in April, it will be taken into accounts profit and loss account for the financial year ending 31st March. रेंट अगर भले ही मार्च का मैंने रिसीव किया अप्रैल में, फिर भी मुझे उसको इनकम में दिखाना पड़ेगा मार्च का ही, क्योंकि रिसीव से नहीं होता, जिस मंथ का है उस मंथ के में ही राइज होता है। ये है रेवेन्यू का। उसके बाद का मैचिंग कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं ये लगभग